हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनल एस्पिरेशंस यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जो कि सीयूईटी यूजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड ट्वेल्थ बोर्ड का भी। तो जितने भी लोग ट्वेल्थ बोर्ड दे रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शॉर्ट नोट्स पक्का बनाएं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो कि ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चंस उठेंगे तो इसलिए नोट्स बनाना आप लोगों के जरूरी है। क्षेत्र और राष्ट्र क्या है दृष्टिकोण हमारा। तो राष्ट्र निर्माण में भारतीय दृष्टिकोण एकता और विविधता के सिद्धांतों को संतुलित करता है कि हाँ भाई, हम लोग वी आर हमारी जो कंट्री है, हमारा पूरा जो भारत देश है, वो क्या है, विविधता में एकता का कॉन्सेप्ट लेके चलता है पूरी तरीके से। हर एक कदम कदम पे बोलियां, भाषाएं वगैरह हर एक चीज बदलती रहती है। ठीक है। राष्ट्र का मतलब क्षेत्र को नकारना नहीं है, लाइक जो भी हमारे एक डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है उसको हम हटा नहीं सकते। विविधता के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का एक मूल सिद्धांत यह है कि भारतीय राष्ट्र अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समूहों के अधिकारों से इनकार बिल्कुल नहीं कर। ठीक है, वो ये नहीं कहता कि अरे हम एक ही चीज पे रहेंगे, नहीं, वो सभी को मिला के चलता है और सभी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। दूसरा देखिए, भारत ने विविधता के प्रश्न पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया है। लोकतंत्र क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति देता है, उन्हें राष्ट्र विरोधी रूप में नहीं देखता। कि अगर कोई चीजें हैं जो कि सुटेबल नहीं है किसी स्टेट के लिए, तो भाई आप उस पे अपना जो विचार है वो दे सकते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होगा कि अरे आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे राष्ट्र के खिलाफ होंगे। ठीक है। लोकतांत्रिक राजनीति का यह भी अर्थ है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं को नीति निर्माण प्रक्रिया में पर्याप्त ध्यान और समायोजन मिलेगा। ठीक है, यानी जो भी क्षेत्रीय मुद्दे होंगे उन सभी को देखा जाएगा। आइए देखते हैं। तो तनाव के क्षेत्र देखें तो आजादी के तुरंत बाद जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर पूर्व के कुछ जो हिस्से हैं आपके, जो जे एंड के, एंड जो नॉर्थ ईस्ट, जो कि जिनको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, काफी बड़े वहाँ पे क्या कहते हैं, तो एक तरीके का आंदोलन चल रहा है। ठीक है, हिंसक आंदोलन। इन घटनाओं के बाद क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे भाषाई राज्यों के गठन में भी बहुत, मतलब भाषा के आधार पे वो लोग चाहते थे, बिकॉज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सभी लोग थोड़े से भाषा को लेके बहुत ज्यादा रिजिड रहे। ठीक है, दे डोंट एक्सेप्ट एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, इट इज नॉट बेनिफिटिंग देम। तो इस तरीके से दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा बनाने का एक बहुत बड़ा विरोध हुआ। समय के साथ देश की आंतरिक सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की विविधता और चुनौती जो है शामिल होगी। एक तो पहले ही हम लोग क्या हुए थे, हम पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का जो एक पार्टीशन हुआ था, उस वजह से क्षेत्र का निर्धारण करना वही मुश्किल हो रहा था। चाइना के साथ भी हमारी जो टेंशन चल रही थी, अब भाषा के आधार पे हमें चीजें देखनी है और जो नए स्टेट्स बनाने हैं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सबसे बड़ा पहला इशू जो हमारे पास आता है, बहुत ही बोलबाला वाला इशू, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, द कश्मीर इशू इज ऑलवेज सीन एज द मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा देखा जाता है। जे एंड के compromises थ्री सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, अब देखिए, जम्मू ए मिक्स ऑफ फुटहिल्स एंड प्लेन्स, कश्मीर हार्ट ऑफ कश्मीर रीजन, लद्दाख माउंटेनियर रीजन विथ वेरी लिटिल पॉपुलेशन विच इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। तो देखिए, जे में तीन जगह हैं। एक तो है आपका जम्मू, जो कि तलहटी है, मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कार्यवार हो सकते हैं। कश्मीर जो कि बहुत ही क्या कहते हैं, पर्वत वाला क्षेत्र है। देन लद्दाख भी आता है, जहाँ पे कि बहुत कम, लद्दाख में तो मतलब भाई डिफिकल्ट कंडीशंस है, तो रहेगा कि कौन। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम्स देखते हैं, रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम देखें तो 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक रियासत थी। राज्य में मुसलमानों की बहुसंख्यक आबादी थी, लेकिन हरि सिंह राज्य के एक हिंदू शासक थे। ठीक है, वहां के राजा थे हरि सिंह। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी ओर से कबाली घुसपैठिए जो होते थे वो भेज देते हैं वो लोग। इसने हरि सिंह को भारतीय सेना
से सहायता मांगने के लिए मजबूर कर दिया कि हाँ भाई आप आइए हमारी मदद कीजिए। इंडियन आर्मी सक्सेसफुली ड्रोव आउट इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम कश्मीर वैली एंड हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान विलय पत्र इसको कहते हैं, जो कि इन्होंने सिर्फ इसलिए साइन किया क्योंकि कबाली आए थे और इस वजह से मजबूर हो गए थे भारत के साथ आपका जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए। ठीक है, अगर इनके घर तक आ चुके थे वो सभी कबाली, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस बात पर सहमति हुई कि एक बार स्थिति सामान्य हो जाने पर जम्मू कश्मीर, मतलब जैसे ही स्थिति सही हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के जो लोग होंगे वहां पे एक तरीके से जनमत होगा और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा कि उसको एक या तो ऑटोनोमस स्टेट बना के रख दिया जाएगा या भारत के साथ उसका विलय हो जाएगा। ठीक है, ये उस टाइम पे किया गया। अब बाहरी और आंतरिक विवाद अगर देखें तो बाहरी तौर पर पाकिस्तान हमेशा ये दावा करता रहा कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। अब 1947 में पाकिस्तान ने राज्य पर कबालिय आक्रमण प्रायोजित किया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, क्योंकि ऊपरी हिस्सा अगर हम देखेंगे, ऊपरी हिस्सा अगर आप देखो तो मान लो जे.एंड.के में, यहाँ पे अगर कश्मीर में अगर है, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं से भाई ये जो राजा यहाँ पे रह रहे हैं उन पे भी तो अटैक पड़ रहा है। मतलब हाफ ऑफ द रीजन जो था वो इन लोगों ने क्लेम कर लिया था। इंडिया क्लेम दिस एरिया अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन वेयर पाकिस्तान डिस्क्राइब एज द आजाद कश्मीर। अब कश्मीर का जो एरिया इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने लिया था, अब उनको वो लोग क्या कहते थे, उसको वो लोग आजाद कश्मीर कहने लगे। ठीक है, और इंडिया ने उसको इलीगल कह दिया। इंटरनली देयर इज डिस्प्यूट अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इन द इंडियन यूनियन, और इसी को लेकर हमेशा आप देखोगे तो 1947 से लेके अभी तक, अभी तक भी अगर आप देखो तो एक विवाद की जो स्थिति है वो बनी हुई है। आर्टिकल 370 गिव्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू जे.एंड.के कंपेयर टू द अदर स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 370 हटाया गया, कौन से ईयर में हटाया गया भैया? 2019 में हटाया गया। बहुत बातचीत हुई, बहुत सारी चीजें हुई। स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके स्टेट का खुद का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। बाकी देशों से अलग जे.एंड.के को कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं। द स्पेशल अटेंशन प्रोवोक्स टू अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, a section of people outside J&K feel that Article 370 should therefore be revoked and J&K should be any other like state. अब भाई किसी को भी स्पेशल स्टेटस अगर अचानक से मिल जाएगा तो कुछ लोगों के दिमाग में तो चलेगा ना, ये क्या चल रहा है भाई इनको क्यों दिया जा रहा है। तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, ये 370 आर्टिकल हटा देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। ठीक है, और जे.एंड.के को भी एक नॉर्मल ही स्टेट बना के रखिए। और एक अन्य वर्ग, ज्यादातर कश्मीरी, मानते थे कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त स्वायत्ता प्राप्त नहीं है। ठीक है, अनदर सेक्शन मोस्टली कश्मीरीज बिलीव द ऑटोनॉमी कन्फर्ड बाय आर्टिकल 370 इज नॉट इनफ। मतलब कि आप जो हमें ऑटोनॉमी दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा जो बेनिफिट है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, पॉलिटिक्स सिंस 1948 से ये जो प्रॉब्लम है वो चल रहा है। 1953 एंड 74 के बीच कांग्रेस पार्टी ने राज्य की राजनीति पर काफी प्रभाव डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ समय तक कांग्रेस के सक्रिय समर्थन में सत्ता रही, लेकिन बाद में उसका कांग्रेस में विलय हो गया। इस प्रकार कांग्रेस को राज्य की सरकार पर सीधा नियंत्रण मिल गया। 1974 में इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता किया और वह राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, शेख अब्दुल्ला। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो चली रही थी। 1982 में अपने पिता की मृत्यु के बाद फारूक अब्दुल्ला जो होते हैं वो मुख्यमंत्री बनते हैं। फारूक अब्दुल्ला को जल्द ही राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया। केंद्र के हस्तक्षेप के कारण उनकी बर्खास्ती से कश्मीर में बहुत बड़ा आक्रोश फैल गया। राज्य की राजनीति में उतार चढ़ाव 1986 तक जारी रहा, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने पर असहमत हो गई। तो यहाँ से ये जो टेंशन्स थे वो थोड़े थोड़े कम होने लगे। ठीक है, देन इंसर्जेंसी एंड इफेक्ट। तो 1987 में विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को भारी जीत मिली और फारूक अब्दुल्ला
फिर से क्या हुए, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 1989 तक राज्य एक अलग कश्मीर राष्ट्र के मुद्दे पर संगठित उग्रवाद आंदोलन की चपेट में आ गया। ठीक है, 1980 तक अगर आप ये टाइम पीरियड देखें तो यहाँ पे एक जो अ, कश्मीरी पंडितों का एक कहा जाता है उन लोगों को हटाने का, और उन पे विद्रोह, वायलेंस, उग्रवादी जो दंगे हो रहे थे वो काफी हद तक बढ़ चुके थे, लाइक हाथ से चीजें जा चुकी थी। 90 तक पूरी अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर ने विद्रोहियों के हाथों सेना की कार्रवाई के माध्यम से हिंसा का अनुभव अनुभव किया। मतलब जो आप देखो कश्मीर में, देखो जेएंडके में, भाई एक तो लोग रह रहे हैं, पीपल, ठीक है। अब पीपल्स पे क्या हो रहा है, वार, जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, आखिर मर तो लोग ही रहे हैं ना, चाहे आर्मी अटैक करे, चाहे उग्रवादी, आतंकी, उग्रवादी अटैक करे, कोई भी अटैक करे, तो कहीं ना कहीं से इन्हीं का ही तो हानि हो रही है। ठीक है, दे आर लिटरली फेड अप इन 1990s, और इस वजह से काफी चीजें होती है। 2002 एंड उससे आगे, ठीक है, उसके बीच की चीजें हटा दी गई हैं। 2002 में जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी, ध्यान दीजिए, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। जुलाई 2008 में राज्य में राष्ट्रपति शासन जो था वो लागू कर दिया गया। 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में, उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, नेतृत्व में एक और गठबंधन की सरकार सत्ता में आ जाती है। ठीक है, फिर से आती है। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। इन 2014 में पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सत्ता में आई, जिसमें भाजपा सहयोगी थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी। कहा जाता है कि इनके जो पिता थे महबूबा मुफ्ती के, मुफ्ती मोहम्मद, इन्होंने अपनी बेटी को ही आतंकवादियों से किडनैप करवा लिया था, ताकि वो कुछ आतंकियों को छुड़वा सके। ऐसा भी कहानी है बहुत, अगर थोड़ा सा आप जाओगे, मतलब यूट्यूब पे बहुत कहानियां ऐसे मिल जाएंगी, बट इट इज ए रियलिटी सब। ठीक है, बीजेपी द्वारा मुफ्ती सरकार को से अपना समर्थन वापस लेने के बाद जून 2018 में राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा दिया गया। देन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में गठित किया गया। पहला था जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ठीक है, आपको स्टेट ही नहीं बनाएंगे, आपको हम यूनियन टेरिटरी रखेंगे। आप पे जो भी, क्योंकि आप पे जो भी कार्रवाई होगी वो किसके थ्रू होगी, सीधे सीधे केंद्र सरकार के थ्रू होगी, कोई आपको ज्यादा प्रिविलेज। तो दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे एक एज ए इंडिया के थ्रू आता है, वो आता है 1980s के दशक में पंजाब राज्य में प्रमुख विकास हुए। राज्य की सामाजिक संरचना पहले विभाजन के साथ और बाद में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अलग होने के बाद बहुत बदल गई थी। पाकिस्तान का अकाली दल यहाँ का बहुत ही एक बड़ा राजनीतिक पार्टी है, जिसका गठन 1920 में सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में हुआ था। पंजाबी सूबा के गठन के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। पंजाबी भाषा राज्य के निर्माण के लिए पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने के लिए 1966 तक इंतजार करना पड़ा कि हम पंजाबी भाषा है एंड वी नीड ए, हमें पंजाब के टाइप से आप दीजिए। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो पुनर्गठन के बाद अकाल 1967 में आया, 1977 में जो सत्ता में आए, ठीक है, उसकी वजह से 1970s के दशक के दौरान अकालियों का एक वर्ग इस क्षेत्र के लिए राजनीतिक स्वायत्ता की मांग करने लगा। यह बात 1973 में आनंदपुर साहिब में एक सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव में परिलक्षित होती है। ठीक है, किस तरीके से वहां पे एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, ठीक है, कि हमें एक अलग से दीजिए, तो वो एक पहचान दीजिए, वो थोड़ी जो झड़प है वो उठने लगी, आग। साइकिल ऑफ वायलेंस अगर देखो तो के बच्चे, तो आतंकवादियों ने सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर अपना मुख्यालय बनाया और इससे एक सशस्त्र किले में बदल दिया। जून 1984 में भारत सरकार ने स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार, ध्यान दीजिएगा बच्चा, कोड नाम दिया, जिससे सरकार सफलतापूर्वक आतंकवादियों को बाहर निकाल सके।
ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से इंदिरा गांधी की बहुत बड़े लेवल पे आप देख सकते हो कि उनकी बदनामी है, उनके मरने का कारण भी वही था। इस ऑपरेशन में मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब जाहिर सी बात है, वो लोग गोलियां चलाएंगे तो आर्मी भी गोलियां चलाएगी, जिससे सिख भावनाओं को ठेस पहुंची। अब देखिए कितनी मतलब कहना नहीं चाहिए, इट इज नॉट ए गुड थिंग। और उनकी आस्था के साथ विश्वासघात हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को उनके आवास के बाहर उनके सिख अंगरक्षक, सोचिए बॉडीगार्ड ने ही, द्वारा हत्या उनकी कर दी गई, जस्ट बिकॉज दे वांटेड ए सम काइंड ऑफ रिवेंज। उत्तरी भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क उठी, लगभग एक सप्ताह तक जारी रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 2000 से अधिक सिखों की जो हत्याएं हैं वो बहुत ही बेरहमी से हुई है, बहुत बेरहमी से। देन रोड ऑफ पीस की अगर बात की जाए तो 1984 में नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उदारवादी अकाली नेताओं के साथ बातचीत शुरू की और जुलाई 1985 में राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगेवाला अकाली दल के जो अध्यक्ष थे के बीच शांति समझौते पर बात हुई कि भाई जिसको भाई दंगे हो रहे हैं उसको शांत कीजिए। भाई उस बंदे राजीव गांधी ने तो अपनी माँ को खोया ही। इस समझौते को राजीव गांधी लोंगेवाला, लिख लीजिएगा बच्चे आप लोग, समझौते या पंजाब समझौते के नाम से जाना जाता है। हिंसा का सिलसिला लगभग एक दशक तक जारी रहा। 1990 के दशक के मध्य तक पंजाब में शांति लौट आई। अकाली दल जो कि बादल थे और भाजपा के गठबंधन ने 1997 में उग्रवाद के बाद राज्य में हुए पहले आम चुनाव में एक बड़ी जीत जो है इन लोगों ने हासिल की थी। इट इज अ साइकिल ऑफ, बहुत बड़े साइकिल ऑफ वॉयलेंस के बाद वो जो शांति है वो स्थापित हुई। अब पूर्वोत्तर को देखिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट के साथ कुछ कॉमन बातें देख लिए। कई बार हम लोग नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अरे चाइनीज ये तो प्लीज ये सब प्लीज कोई ना कहे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इट इज नॉट ए गुड थिंग। बहुत लोग मोमो वगैरह कह के कहते हैं, भाई नहीं मत बोला हो, ठीक है। तो इट इज अ वेरी बैड थिंग, तो ये मत कीजिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, आपको समझना चाहिए हम विविधता में एकता वाला देश है। सो द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द कंट्री नाउ कंसिस्ट ऑफ 7 सिस्टर, ऑल्सो रेफर्ड एज 7 सिस्टर। इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। The region witnessed a lot of changes in 1947. The entire northeast region has undergone considerable political reorganization. बहुत बड़ा एक राजनीतिक पुनर्गठन हुआ है। कैसे हुआ है? विशाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उत्तर पूर्व और शेष भारत के बीच कमजोर संचार ने वहां की राजनीति को नाजुक प्रकृति को बढ़ा दिया है। अब नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह, हिली एरिया है, फुली आधा से अधिक, तो वहां पे एक तो कनेक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है। अगर मान लो दिल्ली यहाँ पे है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब कनेक्टिविटी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, भाई बिहार और यूपी तक को तो ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी सरकार। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का उस टाइम पे सोचो, उस टाइम पे क्या बात चल रही थी। वो लोग दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे थे अच्छे से। वो छोड़ो, पंजाब बगल है, पंजाब में ये सब चीजें हो जा रही हैं, तो क्या चीजें चल रही है। कश JNK है, उसको भी नहीं उन लोगों ने सही से किया संभाला। वो सब चीजें हैं, चलो आगे बढ़ते। तो उत्तर पूर्व की राजनीति में 3 मुद्दे बहुत हावी हैं। एक तो स्वायत्ता की मांग, ऑटोनॉमिक्स, अलगाववाद के लिए आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। जो भी आउटसाइडर्स आते हैं उनका विरोध करने की बहुत बात करते हैं। अब कैसे, इसको देखिए। स्वायत्ता की मांग कौन कौन करता है? स्वतंत्रता के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूरा क्षेत्र असम राज्य में ही शामिल था। सब लोग असम ही माने, ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर। पूरे राज्य में विभिन्न मुद्दों पर विरोध दंगे हो रहे थे। अलग अलग समय पर केंद्र सरकार को असम से मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाना पड़ा, ठीक है। दे आर डिफरेंट काइंड। उत्तर पूर्व का पुनर्गठन 1972 तक पूरा हो गया कि हाँ भाई ये चीजें हैं, ऐसे होगा, ठीक है। तो आपका मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसको नोट डाउन कीजिए बच्चे। पहला मणिपुर, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा असम, आपका छठा
चौथा मेघालय, पांचवा मिजोरम, एंड छठा आपका अरुणाचल प्रदेश। और कौन सा एक और कोई एक देश बच रहा है? ठीक है, मेघालय को आप मेघों के नाम से समझ सकते हैं। सिक्किम, या सिक्किम में भूल, सिक्किम होगा। ठीक है, सातवां सिक्किम हो जाएगा। अब यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन चल रहे थे। सहायता के लिए उत्तर पूर्व जैसे क्षेत्र जैसे कि मिजोरम, नागालैंड आदि में अलगाववादी आंदोलन हुए। स्वतंत्रता के बाद मिजो पहाड़ी क्षेत्र को असम के भीतर एक स्वायत्त जिला बनाया गया। अलगाववाद के आंदोलन को तब लोकप्रिय समर्थन मिला जब असम सरकार ने मिजो पहाड़ियों में 1959 में भीषण अकाल का पर्याप्त जवाब देने में वो विफल रही। वे क्यों हो रही है? मिजो के गुस्से के कारण लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन हुआ, एमएनएफ जिसको कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, एमएनएफ फॉट गुरिल्ला वॉर गॉट सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिए उस टाइम तक ईस्ट पाकिस्तान मिला हुआ था। ठीक है, गॉट सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड सिक्योर शेल्टर इन ईस्ट पाकिस्तान। एमएनएफ को ईस्ट पाकिस्तान, जिसको कि आज हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, वो उसमें मिला। In 1986, a peace agreement was signed between Rajiv Gandhi and Lal Denga. Thus, accordance granted Mizoram as a full-fledged statehood with special powers, and MNF agreed to give succession struggle. यानी जो संघर्ष है, अलगाववादी संघर्ष है, उसको छोड़ने की बात कीजिए। इस प्रकार यह समझौता मिजोरम को क्षेत्र के सबसे शांतिपूर्ण स्थानों में से एक बना देता है। नागालैंड की कहानी मिजोरम के समान है, सिवाय इसके कि इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी और इसका सुखद अंत अभी तक नहीं हुआ है। नागालैंड का हिंसक विद्रोह के बाद नागाओं के एक वर्ग ने भारत सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अन्य विरोधी जो भी हैं, अभी उन लोगों की जो चीजें हैं वो संतुष्ट नहीं हुई। ठीक है, अब बाहरी लोगों के खिलाफ क्या आंदोलन है इन लोगों का? The large-scale migration into the northeast gave rise to special kind of problems that pitted the local communities against people who were seen as the outsiders or migrant. The issue has taken political, sometimes violent form in many states of northeast. The Assam movement from 1979 to 85 is the best example of such movement against outsider. ठीक है, अब कुछ ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो भी आ जा रहे थे, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन AAASU, एक छात्र समूह जो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं था, ने विदेशी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद राज्य में आए बाहरी लोगों को आप वापस भेजिए। आंदोलन के सफल समापन के साथ AASU और असम गण संग्राम परिषद ने खुद को असम गण परिषद नामक एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया, जो 1985 में विदेशी राष्ट्रीय समस्या में समाधान के वादे के साथ सत्ता में आई और स्वर्णिम असम का उन लोगों ने निर्माण करने की जो बात की, गोल्डन असम की बात की कि अब कोई आउटसाइडर नहीं आएगा। ठीक है, देन सिक्किम का विलय आ जाता है। जैसे मैंने बोला 6 सिस्टर्स थी, अब 7 सिस्टर्स में सिक्किम आ गया। आजादी के समय सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य, एक ऐसा राज्य जो दूसरे द्वारा नियोजित और संरक्षित हो, वह था। चोग्याल इसके राजा थे। 1975 में सिक्किम भारत में विलय हो गया। यह भारतीय संघ का 22nd जो स्टेट है वो बना। ठीक है बच्चे, अब आवास और राष्ट्रीयता की बात की जाए तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो कि रीजनल एस्पिरेशन होती है, लोकतांत्रिक राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा है। आंध्र प्रदेश अपना बात कर रहा है, गुजरात अपनी बात कर रहा है, पंजाब अपनी बात कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अपनी बात कर रहे हैं, यूपी बिहार अपनी बात कर रहे हैं, मुंबई वाले अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका दमन के बजाय लोकतांत्रिक जस्ट कम एंड टॉक, इट इज द थिंग। आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन क्षेत्रीय भेदभाव की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, इफ यू आर रीजनल इम्बैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो क्या कहता है, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। आपने यूपी को इतना दिया, आपने बिहार को इतना दिया, फंड जो केंद्र सरकार देती है उस पर भी बहुत ज्यादा हो जाए। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, आप देखोगे, गोवा मुक्ति। ठीक है, 1947 में आजादी के बाद अंग्रेज तो हट गए, लेकिन गोवा, दमन दीव
में 16वीं सदी से राज कर रहे पुर्तगालियों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया था। गोवा को 1961 में सैन्य अभियान द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। गोवा दमन दीव को क्या किया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लीजिए जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। विलय पत्र, कश्मीर के महाराजा और भारत सरकार के बीच राज्य के विलय पर जो एक समझौता हस्ताक्षर किए गए उसको कहते हैं। विद्रोह, स्थानीय लोगों के समर्थन से राष्ट्रीय सीमा के भीतर अपनी ही संवैधानिक सरकार के खिलाफ निर्देशित किए जाने वाला मामला। खालिस्तान, स्वायत्त सिख पहचान बनाए रखने के लिए सिख समुदाय का एक अलग राज्य। अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो आपका इंडिया गेट पे जो खालिस्तानी थे उन लोगों ने बहुत भगदड़ मचाई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत सरकार द्वारा जून 1984 में स्वर्ण मंदिर में सेना की कार्रवाई का एक कोड नेम था, जब सिख आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर को अंदर से अपना मुख्यालय बना लिया। इट इज नॉट ए गुड थिंग। देन सेवन सिस्टर, उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। मीजो नेशनल फ्रंट, इट वाज फॉर्म्ड इन 1959 बाय ए ग्रुप ऑफ मीजो अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल देगा फॉर ऑटोनोमस स्टेट्स ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए तो 1947 पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर कब्जा करने वाले घुसपैठिए भेजे गए। 1961 19 दिसंबर को गोवा, दमन एंड दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1966 मिजो नेशनल फ्रंट ने सशक्त अभियान शुरू किया। 1974 अगर देखें तो शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 1975 में सिक्किम का भारत में पूर्ण एकीकरण, उससे पहले ये क्या था, संरक्षण के रूप में था। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने विदेशी विद्रोह अभियान शुरू किया। 1979-1985 असम आंदोलन चल रहा था। 1984 में जून में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 में नवंबर में सिख विरोधी दंगे। 1985 में असम गण परिषद ने सत्ता हासिल की। 2005 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से काफी हद तक माफी मांगी। ठीक है बच्चा, हमारा रीजनल उसको कैसे भारत ने स्वतंत्रता से लेकर अभी तक कैसे वो किए हैं, मेन मुद्दे जो है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी के नोट्स बना लीजिएगा। एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, फरवरी में ही होने वाला है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी तैयारी को भी बेटर रखिए। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि हम आपसे जल्द से जल्द एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाएं। थैंक यू सो मच। मैं सुषमा चौबे आप लोगों से विदा लेती हूँ।